वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस में एड परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि हम यूनिट 1 को पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 में हमने सोर्सेज वाला जो पार्ट था वो हमने क्या करा था, लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। सोर्सेज में हमने इंडिपेंडेंट सोर्स स्टार्ट करे थे और इंडिपेंडेंट सोर्स में भी हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कवर कर लिया था। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज का ही करंट सोर्स। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सेम जैसे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स थे कि इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, हमें करंट प्रोवाइड कराती है। इंडिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क को क्या प्रोवाइड कराता है, करंट प्रोवाइड कराता है इररिस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन दी लोड। लोड पर वोल्टेज की कोई भी वैल्यू हो, ये क्या नहीं करता, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या है, करंट की वो वैल्यू या करंट की वैल्यू ये हमें प्रोवाइड कराते हैं और ये हमारे किस पे डिपेंड नहीं करते हैं, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज अक्रॉस लोड। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उस पर ये क्या नहीं करते, डिपेंड नहीं करती है और हमें क्या प्रोवाइड कराती है, करंट प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइडिंग करंट टू द नेटवर्क। क्या प्रोवाइड करा रही है हमें, ये करंट प्रोवाइड करा रही है नेटवर्क को। ठीक है, तो नेटवर्क को ये क्या प्रोवाइड कराती है, करंट प्रोवाइड कराती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, लोड के क्रॉस कुछ भी वोल्टेज है उस पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो वो हमारे सोर्स क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहलाते हैं। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में भी तुम सेम दो चीज पढ़ोगे, एक आइडियल पढ़ोगे, आइडियल करंट सोर्स, और एक प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आइडियल करंट सोर्स हो गया। आइडियल करंट सोर्स हमारे क्या होते हैं, नेम ही बता रहा है आइडियल है, तो इसका मतलब इनका भी अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। दे हैव नो इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इनका भी क्या नहीं होता, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो हमने यहां लिख दिया कि दे हैव नो इंटरनल रेजिस्टेंस, इनका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। और ये जो हमें आउटपुट पे करंट देते हैं वो करंट हमारी कैसी होती है, विदाउट ड्रॉप, मतलब कोई भी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं हो रही, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये हमें क्या करते हैं, जो हमें करंट प्रोवाइड कराते हैं इनकी करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती, वोल्टेज पर, जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है उन पर डिपेंड नहीं करती है और कांस्टेंट करंट हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, कांस्टेंट करंट, प्रोवाइड कांस्टेंट करंट। तो ये हमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराते हैं आइडियल करंट सोर्सेस, कोई इंटरनल वैल्यू नहीं होती। तो हम इसे कैसे शो कर सकते हैं, करंट सोर्स को बनाने के लिए सर्कल में क्या बनाना पड़ता है, एरो। इस तरीके से सर्कल में हमें क्या बनाना पड़ेगा, एरो बनाना पड़ेगा और इसकी वैल्यू हमने कितनी लिख दी, मान लो आई लिख दी। तो यहां भी हमारी वैल्यू कितनी जा रही है, आई ही जा रही है, हमने क्या लिख दी, आई। और इसके अक्रॉस टर्मिनल पे आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज है, कोई भी लोड लग रहा है, तो लोड के अक्रॉस कोई भी आउटपुट वोल्टेज मिल रही है उस पे ये करंट क्या नहीं करेगी, डिपेंड नहीं करेगी। लोड के अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज मिले, करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाए तो कैसे वीआई कैरेक्टरिस्टिक इसकी बनेगी, ये मान लो वोल्टेज है, ये करंट है, क्या कहा है, करंट अब कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज चाहे कुछ भी हो। तो ये वोल्टेज वाली लाइन है ना एक्स एक्सिस, तो वोल्टेज बदलती जाए इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी हो, करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो करंट अगर यहां पर है, इतनी है, 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर ही रहेगी, वोल्टेज चाहे कुछ भी हो। तो करंट की ये रही वैल्यू आई, कुछ भी करंट हो, वोल्टेज की वैल्यू
कुछ भी चेंज हो रही है, करंट हमारी यहाँ पर क्या है, देखो फिक्स है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आइडियल करंट सोर्स होते हैं, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। तो आइडियल जैसी तो ऐसे कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हाँ हमारा सोर्स क्या है, आइडियल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं, प्रैक्टिकल वोल्ट करंट सोर्स आते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होते हैं, इनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स थे, ऐसे ये होते हैं कि कोई भी चीजें जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्ट करने में भी हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इनका भी क्या होता है, कुछ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो क्या होता है, दे है सम, वो भी बहुत कम, मतलब वैल्यू, ज्यादा वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, वहां कम वैल्यू लेते हैं, यहाँ ज्यादा वैल्यू लेते हैं। दे है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारे क्या होते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, करंट ही प्रोवाइड करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। लोड के रिस्पेक्टिव, लोड चाहे कुछ भी हो, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी हो, ये हमें जितनी भी इनके अक्रॉस करंट है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। थोड़ा ड्रॉप, मतलब इसमें भी थोड़ा बहुत इनका क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। इसलिए हम कहते हैं जो करंट होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट तो नहीं मिलती, हल्की सी करंट में क्या आता है, चेंज आता है, बिल्कुल कांस्टेंट करंट नहीं मिलेगी। करंट में वोल्टेज के चेंज होने के साथ साथ थोड़ा करंट में भी क्या आता है, चेंजेस आते हैं। तो इन्हें हम क्या दिखाते हैं, देखो इस तरीके से, ये हो गई करंट की वैल्यू। कोई भी करंट तुमने यहाँ पर मान रखे, स्मॉल आई मान लो, कैपिटल आई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो स्मॉल आई हमने यहाँ पर करंट की वैल्यू दिखा दी। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो, जैसे वोल्टेज सोर्स में सीरीज में लगाया था, तो सीरीज में क्योंकि वोल्टेज तुम्हारी क्या होती है, अलग अलग होती है, ये कहो सीरीज में ड्रॉप होता है, तो हमने जब उसके आगे टोटल ड्रॉप काउंट करा था तो हमें मिल गया था। यहाँ जो रेजिस्टेंस लगता है या जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते हैं वो किस में शो करते हैं, पैरेलल में। इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया वो हमेशा किस में शो करते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्यों, क्योंकि अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस शो करके दिखा देंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस चाहे यहाँ पर लगा दो, कुछ भी कर दो, क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीरीज में करंट वो ही रहती है, सीरीज में जब करंट फ्लो करेगी यहां से निकलेगी, यहां तुमने मान लो रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट तो उतनी रहेगी, करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए जो इनका रेजिस्टेंस शो करके दिखाते हैं वो किस में दिखाते हैं, पैरेलल में। तो हमने कितना रेजिस्टेंस मान लिया, इसका आर रेजिस्टेंस मान लिया कि स्मॉल आर इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। अब यहां पर लोड कहां पे लगाए, इस जगह लोड लगाए, इन टर्मिनल में हम लोड कनेक्ट करते हैं। लोड मतलब इस करंट सोर्स को, जिसको भी हम करंट क्या करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हम क्या करते हैं, इन टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां जो करंट गई उसे हमने क्या मान लिया, कैपिटल आई मान लो, यहां जाने वाली करंट को हमने कह दिया, ठीक है। और इन टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हमने कितना कह दिया कि V, इस टर्मिनल के अक्रॉस क्या हो गई, वोल्टेज हो गई। मेन करंट कितनी हो गई, आई। अब देखो कुछ करंट यहां, कुछ करंट इसकी कहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी। यहां सारी करंट ना चली जाए इसके लिए हमें तो मेन करंट कहां प्रोवाइड करानी है, लोड में करानी है। तो मेन यहां पर जो करंट जाए उसकी वैल्यू क्या हो, कम ही हो, ताकि ड्रॉप कुछ यहां और ना हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी रखते हैं, हाई रखते हैं। तो जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है करंट सोर्स का, वो कैसे कहते हैं कि करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेरी हाई। और आइडियल का तो है ही नहीं, और जिसका है ही नहीं यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कब होगा, अगर यहाँ ओपन सर्किट होगा, मतलब इनफाइनाइट होता है। तो आइडियल का कितना कहते हो, इनफाइनाइट। तभी तो ये सर्किट कैसा रहता है, यहाँ से ओपन। इस सर्किट को आइडियल में दिखाते ही नहीं है तो ओपन मान लेते हैं, इनफाइनाइट। और अगर आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का हम कैसे कहते हैं, ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ कम से कम तुम्हारी करंट क्या हो, फ्लो हो, और मेन जो करंट हो सारी कहां जाए, जहां हमें करंट प्रोवाइड करानी है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अगर यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज V है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, V बाय आर, ठीक है। या फिर यहाँ इस करंट से भी कह सकते हो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय आर होता है। तो यहाँ पर ये V ही वोल्टेज होगी, तो यहाँ पर जो करंट होगी वो करंट कितनी होगी, V बाय आर, ये वाली वोल्टेज बाय आर। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम।
तो इन टर्मिनल पे अगर हमारी वोल्टेज V है तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितनी होगी V, तो I बराबर हो गई V बाय R। ठीक है, तो यहां पर जो मेन वोल्टेज हुई ये है मेन वोल्टेज, तो मेन जो करंट है I बराबर हम कितना लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू इस वाली करंट में से ये वाली करंट क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मेन करंट कितनी है I, मेन करंट में से जितनी जो पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस था कुछ करंट उसमें चली गई, तो उसमें जो करंट गई उसकी वैल्यू कितनी है V बाय आर। तो V बाय आर को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारी कैपिटल I इज इक्वल्स टू क्या हो गई, I माइनस V बाय आर, इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इसी से हम क्या बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। और अगर V निकालना चाहो, V बराबर भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम V की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या V बराबर यहाँ से भी निकाल सकते थे कि जो ये करंट है I माइनस IS इंटू क्या है R, ये भी हमारी किसकी वैल्यू है, V की वैल्यू ही होती है, पर हमें V फाइंड करने की यहाँ इतनी नीड नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इस वाली कैरेक्टरिस्टिक की नीड पड़ेगी। तो अगर हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनानी है V और I, अब हमने क्या कहा है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में करंट की वैल्यू क्या नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, ये हमारी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। चेंज का मतलब अब ये करंट जो हमें सीधी मिल रही थी स्ट्रेट लाइन वो नहीं मिलेगी। वोल्टेज तो हमारी पहले की तरह ही क्या हो रही है, लोड हमारा चेंज होगा, तो लोड चेंज होगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। लोड के अक्रॉस लोड बदल रहा है तो करंट भी चेंज हो सकती है, जो जिस टाइम पे हम वोल्टेज सोर्स की बात करें। और जब हम करंट सोर्स की बात करें तो करंट तो अब हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो लोड के अकॉर्डिंग क्या होती रहेगी, बार बार चेंज होती रहेगी। आई क्योंकि फिक्स है, आई कांस्टेंट मिल रहा है, तो अगर लोड चेंज होगा तो हमारी वोल्टेज क्या होगी, कुछ भी हो सकता है। तो वोल्टेज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अब जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, आई नहीं है। करंट की वैल्यू अब कितनी नहीं है, आई नहीं है, बल्कि क्या है, कैपिटल आई है। करंट की वैल्यू अब कितनी है, कैपिटल आई। कैपिटल आई इज इक्वल्स टू कितना है, आई माइनस वी बाय आर। तो वो हमने मान लो कोई यहाँ वैल्यू कह दी, जो हमें अब मिली है ये कैपिटल आई, उसकी वैल्यू हमने कितनी कह दी, मान लो कुछ चेंजिंग वाली कह दी। अब चेंज जो डिपेंड कर रहा है वो वी बाय आर पे कर रहा है, चेंज जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वी बाय आर पे। तो हमने अब जो स्लोप बनाया वो कितना इस तरीके से बना दिया। और ये भी क्या होगा, कहीं पे कट रहा होगा, वो हम कट नहीं दिखा सकते क्योंकि यहां पर जो आर की वैल्यू गई है, आर की वैल्यू कुछ ना कुछ हाई होगी बहुत, तो बहुत हाई वैल्यू होने पे हमें नहीं पता ये हमारा कहां पर कट करेगी। या ये कहो जो V बराबर ये कट आएगा ये हमारा आता है I इंटू आर पर। जो V बराबर वैल्यू आती है वो कितने पर आती है, I इंटू आर पे आती है। और R हमारा क्या है, बहुत हाई वैल्यू है। बहुत हाई वैल्यू होने की वजह से जो V की वैल्यू आती है वो क्या आती है, बहुत हाई आती है। तो हम यहाँ कट होता हुआ नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें नहीं पता ये किस जगह पर कट होगा। या ये कहो ये लाइन हमारी क्या होती रहती है, सीधी चलती रहती है। ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं ऐसे। ये पता नहीं कहाँ जाके आगे कट होगी, बहुत हाई वैल्यू पर होगी, V बराबर आई आर पर। R हमारा क्या है, हाई वैल्यू है, तो V बराबर आई आर भी हमारी क्या होगी, वेरी हाई वैल्यू होगी। तो हम वो कट क्या नहीं करते, यहाँ पर शो नहीं करते हैं। खाली हमें ये किसकी वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू, कि हाँ जो फिक्स करंट सोर्स से आई दिया है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल आई है वो ये पूरा चेंज होता हुआ, वो डिपेंड करता है आई में से ये जो आई आर है, ये V बाय आर है, वो कितना यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। ठीक, V यहाँ पर ज्यादा है मतलब निगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। V यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, फिर लेकिन R बड़ा है, डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी, पर कहाँ कट करेगी ये हमें नहीं पता। तो इस तरीके से ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की वैल्यू मिल जाती है। तो प्रैक्टिकल सोर्स में करंट थोड़ा सा क्या होता है, स्लाइटली चेंज होता है, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये हमारे कौन से हो गए हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। नेक्स्ट जो हमारा है अब क्या आ जाता है, डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं, इनमें चाहे करंट की वैल्यू हो, चाहे हम वोल्टेज सोर्स पढ़ रहे हो या करंट सोर्स पढ़ रहे हो, दोनों में ही क्या होता है, इनकी जो वैल्यूज होती है सोर्सेस की, वो क्या करती है, अदर इलेक्ट्रिकल सोर्स पे डिपेंड करती है या अदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो वो सोर्सेस जिनकी आउटपुट वैल्यू किस पे करती है, किसी अदर
इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल सोर्स पे डिपेंड करती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सोर्स करंट है चाहे वोल्टेज है। अगर इनकी जो आउटपुट वैल्यू है सोर्सेस की वो वोल्टेज या करंट पर डिपेंड कर रही है तो वो सोर्सेज हमारे क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज कहलाते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स में जो आउटपुट वैल्यू होती है वो क्या करती है, डिपेंड्स ऑन अदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या एलिमेंट, अदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे वोल्टेज या करंट। तो जो भी इनका आउटपुट आएगा वो अदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए इन्हें कौन से सोर्सेज बोलते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज बोलते हैं। बाकी जो इनका नेचर है, जो बाकी इनका काम करने का तरीका है वो तुम्हारा डिपेंडेंट सोर्स की तरह ही है। वोल्टेज दे रहे हैं तो वोल्टेज ही प्रोवाइड कराएंगे, करंट दे रहे हैं तो करंट ही प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो वोल्टेज, करंट करा रहे हैं तो करंट। बस उन्हें डिपेंड वो किस पे है, वो डिपेंड करता है सोर्सेस के ऊपर, जो अभी तुम सोर्सेस के टाइप पढ़ोगे, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट सोर्सेज है वो सोर्सेज होते किसकी तरह ही है, नेचर में या बनने में, काम करने में सेम इंडिपेंडेंट की तरह। लेकिन यहाँ पर जो उनकी कंट्रोलिंग होती है वो अदर से होती है, या ये कहो वो जो डिपेंड करते हैं वो किसी और पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो टाइप्स में कि कौन कौन से टाइप्स हैं उससे हमें पता लगेगा कि किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो कौन कौन से कहे थे, वोल्टेज सोर्स होते हैं, करंट सोर्स होते हैं। वोल्टेज सोर्स वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड करेगा, ऐसी करंट सोर्स वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कौन से कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। कौन सा हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस, ठीक है। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस हम सबसे पहले यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हमारे क्या हैं, अब ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। प्रोवाइड क्या करा रहे हैं, वोल्टेज की ही प्रोवाइड कराएंगे वैल्यू, तो वोल्टेज की ही वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो जो हम सोर्स शो करेंगे वो किससे करेंगे, वोल्टेज से ही शो करेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स जो है ये हमारे दो टाइप के हो गए। कौन कौन से दो टाइप हमारे इसमें है, फर्स्ट वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट भी लिख सकते हो, दोनों चीज लिख सकते हो यहाँ, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी लिख सकते हो, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स ये क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू डिपेंड करती है, जो इसकी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड करती है, वोल्टेज सोर्स है तो क्या प्रोवाइड कराएंगे, वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे। तो जो प्रोवाइडिंग वोल्टेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज डिपेंड्स ऑन वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन ब्रांच। किसी सर्टेन कोई एक ब्रांच की वोल्टेज होगी, किसी भी ब्रांच की, हमें नहीं पता किस ब्रांच की, वो तो सर्किट में दे रखा होगा। किसी भी ब्रांच की वोल्टेज पर इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। मान लो किसी ब्रांच की वोल्टेज 5 वोल्ट दे दी, तो 5 वोल्ट की रेस्पेक्ट में तुम्हें यहाँ पर सोर्स की वैल्यू देंगे। तो इनकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज डिपेंड ऑन वोल्टेज ओवर सर्टेन ब्रांच। किसी एक सर्टेन ब्रांच की वोल्टेज पर इनकी वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं, ठीक है। कैसे इन्हें शो करते हो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को, जो भी डिपेंडेंट होगा चाहे वोल्टेज सोर्स हो करंट सोर्स हो, उन्हें हम एक ट्रेपेजॉइडल के अंदर शो करते हैं। जैसे वहां तो सर्कल में कर रहे थे, चाहे करंट थी या फिर तुम्हारी वोल्टेज थी, वहां पर वोल्टेज और करंट को हम किसमें शो कर रहे थे, सर्कल में। तो इंडिपेंडेंट शो करते हैं सर्कल में, और ये तुम्हारा शो करते हैं ट्रेपेजॉइडल में, क्या, इंडिपेंडेंट, वो सॉरी डिपेंडेंट वाले। तो डिपेंडेंट है, लेकिन वोल्टेज सोर्स किससे शो करते हैं, प्लस माइनस से ही। करंट को एरो से ही करेंगे, वोल्टेज सोर्स को प्लस माइनस से ही करेंगे। अब ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड। तो
डिपेंड कर रहे हैं किस पर, वोल्टेज पर। तो इसलिए जो इसकी इनपुट में वोल्टेज दे रखी होगी वो ऐसे दे रखी होगी 5V, 6V, 7V, 8V, 10V, V की टर्म में ही वोल्टेज दे रखी होगी। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि इसकी जो वोल्टेज होगी वो कितनी मान लेते हैं, अल्फा Vx। x क्या हो गया, x वो ब्रांच हो गई। हमने कहा है ना किसी भी ब्रांच के ऊपर वोल्टेज डिपेंड करके दे सकते हैं कि इस ब्रांच की वोल्टेज इतनी है, इस ब्रांच की वोल्टेज, किसी भी ब्रांच की वोल्टेज की टर्म में क्या दे सकते हैं, इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, अल्फा तो हो गई कांस्टेंट कोई वैल्यू, और Vx हो गई जिस ब्रांच की वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करके वोल्टेज दी है। तो प्रॉपर वोल्टेज नहीं देते इसमें, ऐसे नहीं देंगे 10 वोल्ट दे देंगे, 12 वोल्ट दे देंगे, ऐसे नहीं देंगे। इसमें क्या करेंगे, किसी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करके वोल्टेज देंगे। इसका मतलब इसकी जो वोल्टेज अब कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन कर रही है, Vx, और Vx क्या है, किसी ब्रांच की वोल्टेज होगी। तो इसलिए हमने इन्हें क्या कहा, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स यहां पर कह दिया। ठीक है, तो ऐसे सर्किट होगा, यहां से क्या जारी होगी, कोई करंट या कोई भी है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, करंट को शो कर सकते हैं। ठीक है, और इन टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ क्या मिल रही होगी, वोल्टेज सोर्स है ना, तो आउटपुट पे तो क्या देंगे, वोल्टेज ही देंगे। क्या सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, तो आउटपुट पे क्या देंगे, वोल्टेज ही देंगे। और V बराबर कितना हो गया, अल्फा इंटू Vx। तो V बराबर कितना हो गया, अल्फा इंटू Vx यहां पर हो गया। तो यहां से अगर मैं अल्फा निकालूं तो वोल्टेज अपॉन वोल्टेज आ गई, जो यहां से अल्फा निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। तो अल्फा जो हम कहते हैं यहां पर एक कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस, क्योंकि वोल्टेज वोल्ट अपॉन वोल्ट आपस में कैंसिल हो गया, क्या आ गया, यूनिट लेस। तो ये अल्फा जो हमारी क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी यहां पर होती है। तो ये कौन सा सोर्स हो गया तुम्हारा, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो गया। यहाँ जो वोल्टेज डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड करती है, किसी सर्टेन ब्रांच की वोल्टेज पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज कंट्रोल था वोल्टेज सोर्स, अब करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। बस इस वोल्टेज की जगह अब क्या आ गया यहां पर, करंट। अभी भी पढ़ रहे हैं हम क्या है, वोल्टेज सोर्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसा, करंट। तो अब ये क्या करेगी, वोल्टेज डिपेंड ऑन करंट ऑफ अ सर्टेन ब्रांच, वोल्टेज डिपेंड ऑन करंट ऑफ अ सर्टेन ब्रांच। किसी एक सर्टेन ब्रांच की करंट पे अब इस वोल्टेज की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो करंट कंट्रोल में क्या है, जो अब वोल्टेज डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, करंट पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर अभी भी मिलेगी क्या, वोल्टेज ही मिलेगी, लेकिन किस पे डिपेंड करती हुई, करंट पे डिपेंड करती हुई। तो अब जो हमें यहां पर बनाना है, कौन सा सोर्स बनाना है, यहां पर अब जो वैल्यू दिखानी है वो किसकी दिखानी है, वोल्टेज की ही दिखानी है। यहां पर अब जो हमें वैल्यू दिखानी है, क्योंकि ये अभी भी वोल्टेज सोर्स ही है, लेकिन जो वैल्यू दिखानी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है। तो प्लस माइनस ही दिखाएंगे, मिलेगी भी वोल्टेज ही, क्योंकि अभी भी वोल्टेज सोर्स ही है, लेकिन जो अब वैल्यू दिखाएंगे वो किस पे डिपेंड करती हुई दिखाएंगे, करंट पे। तो अब जो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अल्फा इंटू आई, और आई के साथ भी एक्स लगा दो, क्योंकि ये भी किसी ब्रांच की करंट होगी। तो किसी सर्टेन ब्रांच की करंट पर क्या कर रहे हैं, किसी मतलब सर्टेन का मतलब यही कहा है, किसी ब्रांच की करंट पर, कोई भी ब्रांच, एनी ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क दिया है, उसकी किसी भी ब्रांच पर इसकी वोल्टेज क्या कर रही है, डिपेंड। इसका मतलब जो वोल्टेज का मान दिया है, जो वोल्टेज की वैल्यू दी है, किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की टर्म में दी है। किसी ब्रांच में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर ये कह देंगे कि अल्फा इंटू 5 या फिर इतने इंटू 5 करंट उसमें फ्लो करेगी। ठीक है, तो किसी और ब्रांच की टर्म में करंट की वैल्यू दे दी, तो अल्फा इंटू आई एक्स। अभी भी जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, V बराबर अल्फा इंटू आई एक्स मिलेगी, तो वोल्टेज ही, क्योंकि है ये क्या, वोल्टेज सोर्स ही है। तो V बराबर कितना हो गया, अल्फा इंटू आई एक्स यहां पर हो गया। अब अल्फा बराबर यहां क्या होगा, V अपॉन आई। अब अल्फा बराबर यहां क्या होगा, V अपॉन आई। अब ये क्या नहीं हो सकती, यूनिट लेस नहीं हो सकता। यहाँ अल्फा, V क्या होती है, वोल्टेज, और I, V अपॉन आई और किसकी यूनिट है, ओम की। तो यहां पर इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, ओम। यहाँ अल्फा की यूनिट क्या है,
ओम है, ठीक है। यहाँ अल्फा की यूनिट क्या है, ओम। और हम अल्फा को और भी क्या कह सकते हैं, या ये जो सर्किट है हम किसका कह सकते हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का कह सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, क्योंकि V अपॉन I क्या है, रेजिस्टेंस। और जब भी रेजिस्टेंस एक से दूसरी तरफ में, V आउटपुट का है और I इनपुट का है, जब भी आउटपुट अपॉन इनपुट हो तो हमेशा वर्ड जुड़ जाता है ट्रांस। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का ये क्या हो जाता है, एक सर्किट हो जाता है। तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का एक एग्जांपल क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। पिछले वाले सर्किट में अल्फा क्या था, V अपॉन V, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। वो एक किसका एग्जांपल था, ओपैम का। यूनिट लेस था, लेकिन ओपैम में यही होता है, जो हमें आउटपुट मिलता है, करंट गेन मिलता है, ठीक है, या वोल्टेज गेन मिलता है। तो वो एक किसका एग्जांपल था, ओपैम का एग्जांपल था। नेक्स्ट है, अब चाहे वोल्टेज कंट्रोल्ड हो, अब हमको क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंट करंट सोर्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो यहां पर बस क्या कर दो, डिपेंडेंट करंट सोर्स यहां पर लिख दो। डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स तुम्हारे कौन से सोर्स होते हैं, वो सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स तुम्हारे कौन से सोर्स हैं, वो सोर्स जिनकी वैल्यू आउटपुट पे हमें क्या दे रही है, करंट दे रही है। वो सोर्स जो हमें आउटपुट पे क्या देते हैं, करंट देते हैं, लेकिन जो उनकी वैल्यू होती है वो क्या करती है, वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होंगे, इनकी जो वैल्यू होगी ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगी, प्रोवाइडिंग करंट। आउटपुट पे क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड कर रही है करंट, लेकिन जो इनकी वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज और करंट। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे इनकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो हमें जो करंट सोर्स होता है वो करंट प्रोवाइड कराता है आउटपुट पे, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है वो वोल्टेज या करंट पर, किसी भी ब्रांच की वोल्टेज या करंट पर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसमें ही अब तुम्हारे फिर से दो पार्ट आ गए, कौन से, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। अब हमारे को क्या पढ़ना है, करंट सोर्स पढ़ने हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट सोर्स अब हमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, करंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहां पर किसकी वैल्यू चेंज कर दी, बस करंट की, कि आउटपुट पे जो हमें करंट मिलती है, आउटपुट करंट, जो आउटपुट पे हमें करंट मिल रही है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन ब्रांच, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन ब्रांच, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है। तो अब हमें पे जो आउटपुट करंट होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, किसी सर्टेन ब्रांच की वोल्टेज पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां पर करंट सोर्स बनाना है, तो सेम करंट सोर्स बनाने के लिए क्या बनाना है, ट्रेपेजॉइडल ही बनाना है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। बस करंट को दिखाने के लिए क्या बनाना है, एरो। करंट को दिखाने के लिए क्या बनाना है, एरो। अब ये हमें क्या प्रोवाइड करा रही है, करंट। तो आउटपुट पे ये आई करंट तुम्हारी क्या हो गई, चली गई, ठीक है। अब वहां पर वोल्टेज सोर्स के लिए हमने अल्फा कांस्टेंट लिया था, करंट सोर्स के लिए हम क्या करेंगे, बीटा कांस्टेंट ले लेंगे। अल्फा बीटा ये हमने अपनी तरफ से कांस्टेंट माने, तो वहां पे एक अल्फा वैल्यू ले ली थी शो करने के लिए, कांस्टेंट दिखाने के लिए। यहां पर हम क्या मान लेंगे कि बीटा की टर्म में वैल्यू जो मिल रही है हमें। तो यहां पर करंट सोर्स जो हमें दे रहा है, वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, वो किसकी टर्म में प्रोवाइड करा रहा है, वोल्टेज की टर्म में प्रोवाइड करा रहा है, किसी सर्टेन ब्रांच की वोल्टेज की टर्म में। तो हम कितना लिख सकते हैं, बीटा इंटू वी एक्स। किसी ब्रांच की वोल्टेज हमने वी एक्स ही तो मानी थी, और बीटा इंटू वी एक्स इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो अब जो हमारी आई बराबर होगी आउटपुट करंट, वो कितनी होगी, बीटा इंटू वी एक्स होगी। तो यहां पर बीटा बराबर क्या आ गया, आई अपॉन वी एक्स। तो यहां भी बीटा हमारा क्या नहीं होता, यूनिटलेस नहीं होता है। यहां बीटा हमारा यूनिटलेस नहीं होता है। तो बीटा बराबर क्या होता है, आई अपॉन वी। ये ओम का क्या है, उल्टा है। तो ओम का जो उल्टा होता है उसे क्या बोलते हैं, मुंह। ओम का उल्टा मुंह, या फिर ओम इनवर्स, या ओम को ऐसा उल्टा भी बना देते हैं, ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, ओम को उल्टा भी। और एक यूनिट जब मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया था तब भी बताया था, एक यूनिट क्या होती है, सीमेंस भी होती है, ठीक है। सीमेंस भी एक यूनिट
किसकी होती है, कंडक्टिविटी की एक यूनिट सीमेंस भी होती है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या, मो या सीमेंस, तो बीटा की यूनिट यहाँ पर क्या हो गई, मो। अब ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, यहाँ पे कंडक्टेंस मिला है तो ये ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर को शो कर रहा है, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो गया, इस सोर्स का एक एग्जाम्पल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस क्यों, क्योंकि आउटपुट की करंट है, इनपुट की क्या है, वोल्टेज, तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही है, लेकिन क्या है, एक करंट है एक वोल्टेज है, तो कंडक्टेंस को दिखा रहे हैं, तो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल की जगह, वोल्टेज कंट्रोल की जगह करंट कंट्रोल। ठीक है, अगला और लास्ट, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब यहां पे भी आउटपुट करंट मिलेगी, लेकिन वो आउटपुट करंट किस पे डिपेंड करेगी, करंट ऑफ अ सर्टेन ब्रांच। अब इतनी डेफिनेशन तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि अब कोई भी डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो, खुद यहां पर बना सकते हो। ठीक है, अब भी मिलेगा तो करंट ही, लेकिन ये करंट किस पे डिपेंड करेगा, मतलब देगा हमें क्या, आउटपुट में करंट ही देगा, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पर ही कर रहा है, तो कांस्टेंट यहाँ पर बीटा ही लिया था, मतलब शो करने के लिए एक मल्टीप्लायर, और वैल्यू अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी सर्टेन ब्रांच की करंट पे, तो आई एक्स हमने कह दिया, तो आई बराबर अब आउटपुट पे क्या मिलेगा, बीटा इंटू आई एक्स, जो आउटपुट करंट, इसका मतलब इससे अब आगे कुछ भी जुड़ाओ, वहां जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, बीटा इंटू आई एक्स जाएगी। यहाँ फिर से बीटा क्या हो गया, आई अपॉन आई एक्स, तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया, तो बीटा यहां पर कैसी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। जैसे वहां अल्फा निकला था, जब दोनों चीज सेम आ गई, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ऐसी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तब यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट लेस हो जाती है, तो कोई यूनिट यहाँ पर बीटा की फिर से नहीं होगी। तो ये हमारा किसका हो गया, करंट कंट्रोल करंट सोर्स का। यहाँ जो आउटपुट करंट होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, करंट की वैल्यू पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तुम्हारे सोर्स यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सोर्स कवर हो गए हैं। 4 टाइप के थे, चारों टाइप के तुम्हारे यहाँ पर क्या हो गए हैं, सोर्सेस हो गए हैं। 4 इसमें थे, 4 टाइप ही उसमें थे, आइडियल, प्रैक्टिकल, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो इस तरीके से तुम्हारा जो टॉपिक था सिलेबस में, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, बिल्कुल इलैबोरेट करके तुम्हें यहाँ पर पढ़ा दिया। कोई भी क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा इजीली क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो तुम्हारे सिलेबस में है नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, केसीएल केवीएल, मतलब किरचॉफ्स लॉ है, और मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस, ये तुम्हारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक बचता है। लेकिन इसे कराने से पहले तुम्हें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि हम जो ये केसीएल पढ़ेंगे, केवीएल पढ़ेंगे, इनमें छोटी छोटी टर्म यूज होंगी बार बार, कि ये हमारा सर्किट है, अभी भी यूज हुई थी पर वो टर्म मैंने बताई ही नहीं थी, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा मैंने एक्सप्लेन भी नहीं करा। नेटवर्क क्या होता है, ब्रांच, नोड, ये छोटी छोटी टर्म यूज होंगी, तो उस टर्म को मैं थोड़ा सा यहाँ क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, केसीएल, नोड, मैश, ये सब क्या होता है, एनालिसिस, ये पढ़ेंगे। ये तुम्हारी यूनिट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, उसके बाद तुम्हारी यूनिट खत्म हो जाएगी। तो हार्डली 2 लेक्चर और आगे लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम्हारी ये यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट। थोड़े बहुत उनमें उसमें एक दो केसीएल केवीएल के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी क्या कर देंगे, कंप्लीट करा देंगे। क्या चीज तुम्हें नेक्स्ट चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो अब तुम्हारे आगे जो टॉपिक तुम केसीएल केवीएल पढ़ने वाले उसमें यूज होगा, और हो सकता है कुछ टर्म मैंने पीछे भी यूज करी हूं। क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स या बेसिक टर्मिनोलॉजी या नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी, कुछ भी यहां पर तुम कह सकते हो कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज कह दो या नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी कह दो, बहुत सारी हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टर्म है, बिल्कुल एक के बाद एक वो बताऊंगी कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो सबसे पहले तुमने सुना होगा सर्किट और नेटवर्क। सर्किट अलग सुना होगा, नेटवर्क अलग सुना होगा, शॉर्टकट में सीकेटी भी लिख देते हैं। कोई भी सर्किट क्या होता है, सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं, सर्किट एक तुम्हारा क्लोज पाथ होता है। सर्किट तुम्हारा क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है, जिसमें क्या कर सकती है, करंट फ्लो कर सकती है। एक क्लोज पाथ जिसमें तुम्हारी करंट क्या कर सके, सर्कुलेट कर सके या फ्लो कर सके, वो तुम्हारा जो पूरा पाथ होता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है। अ क्लोज पाथ इन विच करंट कैन फ्लो या सर्कुलेट।
तो ऐसा क्लोज पाथ जिसमें तुम्हारी करंट क्या कर सकती है, सर्कुलेट कर सकती है, फ्लो कर सकती है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है। और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर कोई सर्किट बना हुआ होता है। जैसे मान लो इस तरीके से कोई सर्किट यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ क्या है, देखो ये पूरा क्लोज पाथ है ना, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ क्या लग रहे हैं, एलिमेंट्स लग रहे हैं। ये तुमने RLC पढ़ा था, यहाँ मान लो कैपेसिटर लगा दो, एल लगा दो, कुछ भी हो सकता है किसी भी उसमें, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लग रहे हैं, बैटरी पड़ी थी, सोर्स पड़ा था, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स और एलिमेंट से मिलकर एक ये क्या बनाता है, क्लोज पाथ बनाता है। तो वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाते हैं। तो बिल्कुल मैंने शॉर्टेस्ट डेफिनेशन लिख दिया, क्लोज पाथ इन विच करंट कैन सर्कुलेट और फ्लो, ठीक है। और तुम ये भी लिख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर और बैटरी, इन सब का कॉम्बिनेशन तुम्हारा क्या कहलाता है, सर्किट। लेकिन मेन चीज क्या है, क्लोज पाथ। पाथ कैसा होना चाहिए, क्लोज, बीच में से ऐसा नहीं है ओपन है, अगर ओपन होगा तो वो तुम्हारा क्या नहीं है, कोई सर्किट नहीं होता है। नेक्स्ट चीज होती है सेम सर्किट या नेटवर्क। नेटवर्क क्या चीज है, पहले भी तुम्हें बताई थी जब स्टार्टिंग में पढ़ाते पढ़ाते नेटवर्क टर्म आई थी। नेटवर्क भी एक सर्किट की तरह ही होता है, लेकिन नेटवर्क ओपन भी हो सकता है। नेटवर्क भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें भी तुम्हारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन यह नेसेसरी नहीं है कि सर्किट तुम्हारा क्या हो, क्लोज हो। तो एक तरीके से सर्किट भी नेटवर्क का पार्ट ही होता है, ये कहो सर्किट के अंदर ही नेटवर्क आता है। लेकिन नेटवर्क तुम्हारा क्या भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, लेकिन सर्किट ओपन नहीं होता। लेकिन और नेटवर्क क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ही है। क्या है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स या कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और इंटरकनेक्शन। जैसे हम नॉर्मल कनेक्शन नेटवर्क बोलते हैं, किसी भी चीज में भी नेटवर्क है। जैसे कंप्यूटर में तुम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हो, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि एक से दूसरे तक जुड़ना। जैसे हम चैट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरे तक जुड़ने के लिए कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया जाता है, ठीक है। नेटवर्क एक जाल की तरह, ताकि एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। तो ये भी वही है, इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन ही तुम्हारा क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। तो ये जैसे नेटवर्क है, इसमें हमने यहाँ एक और ब्रांच बना दी, अब वो ब्रांच यहाँ पर क्या कर दी, खुली छोड़ दी। तो ये हमारा क्या है, नेटवर्क है। लेकिन ये हमारा क्या है, एक सर्किट नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये चीज क्या है, ओपन है। यहाँ ये चीज क्या है, ओपन है। लेकिन ये किसमें के अंदर आ सकता है, नेटवर्क के अंदर आ सकता है। तो नेटवर्क हमारा सब सिस्टम या सब पार्ट किसका हो गया, सर्किटरी का ही हो गया या सर्किट का ही हो गया। बस नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आपस में क्या कर रखे हैं, इंटरकनेक्ट कर रखे हैं। थर्ड, अब इसी नेटवर्क में क्या आते हैं, नोड आते हैं। क्या आते हैं, नोड। नोड वर्ड वैसे भी सुना होगा। नोड क्या होते हैं, कोई पॉइंट। नोड एक किसकी तरह होता है, पॉइंट की तरह होता है। लेकिन पॉइंट की तरह क्या, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ही हम सारी बातें कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल की टर्म में ही पढ़ेंगे, जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हो, जुड़ रहे हो, वो पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, यहां दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ इंडक्टर है, या यहाँ कैपेसिटर है, मैंने 3 जोड़ दिए। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक है। तो नोड तुम्हारा क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, वो हमारा क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक है। जैसे ये हो गया नोड, ये नोड हो गया, यहाँ नोड हो गया, ये नोड हो गया। जहां पर क्या हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नोड है। अब नोड में क्या होती है, डिग्री भी होती है। इतना वैसे तुम्हें ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जहां पर दो कनेक्ट हैं, दो एलिमेंट, उसकी डिग्री कितनी होती है, 2। जहां पर 3 एलिमेंट कनेक्ट हैं, जैसे यहाँ 3 कनेक्ट हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्ट हमारी क्या होती है, डिग्री। नोड के अंदर ही क्या आती है, डिग्री। तो डिग्री क्या है तुम्हारी,
नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टिंग एट नोड, नोड पे कितने एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं वो उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे यहां पर कितने कनेक्ट हैं, 3, तो यहां पर डिग्री कितनी है, 3। ठीक है, यहां पर एक नोड होता है, एक प्रिंसिपल नोड होता है। अगर केवल 2 एलिमेंट कनेक्ट हैं किसी नोड पे तब तो वो नॉर्मल नोड होता है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा नोड पे एलिमेंट कनेक्ट हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल नोड होता है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट कनेक्ट है तो ये हमारा कैसा नोड है, प्रिंसिपल नोड है। तो एक नोड होता है, एक प्रिंसिपल नोड होता है, सबसे बेसिक उसमें। ठीक है, तो ये तुम्हें बता दिया कि नोड क्या होता है और डिग्री क्या होती है। नेक्स्ट टर्म, जैसे नोड बड़ा है ऐसी नोड से अब आती है ब्रांच। नोड से अगली टर्म क्या आती है, ब्रांच। बी से रिप्रेजेंट कर दो नोड को, एन से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, एन यहां पर नोड को किससे रिप्रेजेंट कर दो, स्मॉल एन से। ये हमारा क्या है, नोड। फिर आती है ब्रांच। अब तुमने क्या देखा कि यहां देखो, यहां से यहां कहा ये नोड है, ये हमने क्या कहा, ये नोड है। तो नोड के बीच में 2 नोड को जो आपस में कनेक्ट करती है वो हमारी क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। 2 नोड को जो आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 नोड, जो 2 नोड को इंटरकनेक्ट कर रहा है वो जो पार्ट है वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाती है। टू नोड इज कॉल्ड, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूं, तुम प्रॉपर डेफिनेशन लिखना। इंटरकनेक्शन ऑफ 2 नोड या इंटरकनेक्शन ऑफ या इंटरकनेक्ट, विच पार्ट इंटरकनेक्ट्स 2 नोड इज कॉल्ड ब्रांच। या किसी एलिमेंट के थ्रू 2 नोड को, और एलिमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, ब्रांच में एलिमेंट होना ही चाहिए। जो 2 नोड को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा है वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ब्रांच। जैसे यहां पर ये हो गया और ये हमारी क्या है, ब्रांच। ये क्या है, ब्रांच। ऐसे ही ये नोड है और ये नोड है, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ब्रांच कह सकते हैं। तो ब्रांच हमारी क्या है, जो 2 नोड को आपस में क्या करती है, इंटरकनेक्ट करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। एक चीज और ब्रांच में बता देती हूँ कि देखो ब्रांच हमारी किससे मिलके बनी है, नोड से। और हर नोड हमें क्या देता है, डिग्री देता है। तो अगर हम एक फॉर्मूला ये बता सकते हैं कि अगर हम सारी डिग्रियों को जोड़ दें, जितनी भी डिग्री है सारी डिग्री का अगर क्या कर दें, सम कर दें, तो वो हमेशा इक्वल आता है ब्रांच के ट्वाइस के। अगर हम डिग्री का क्या कर दें, सम कर दें, तो हमारा जो सम ऑफ डिग्री आएगा वो हमेशा कितना आएगा, ब्रांच के ट्वाइस के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ये एक फॉर्मूला यहां से क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, ज्यादा यूजफुल नहीं है, तुम्हारे ज्यादा काम कहीं नहीं आने का, केवल बताने वाली चीज थी तो यहाँ क्या कर दिया, बता दिया। नेक्स्ट क्या होता है, लूप और एक होता है मैश। दोनों वर्ड सुने होंगे, एक लूप होता है और एक होता है मैश। लूप भी तुम्हारा क्या है, कोई ऐसा क्लोज सर्किट ही होता है लूप कि जहां से तुमने जिस पॉइंट से स्टार्ट करा है सर्किट, बाक फिर से घूम के तुम क्या आ रहे हो, उसी पॉइंट पे आ जा रहे हो, तो वो क्लोज पाथ हमारा क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। जैसे तुमने कोई सर्किट बनाया, ऐसी बना दिया कोई सर्किट, ठीक है, इसमें ये जैसे तुम यहां से चले, ए से, ए बी सी डी ई एफ, तुम यहां से चले ए बी सी, ए बी ई एफ ए, तो ये क्या है, एक लूप है। लूप क्या है, लूप 1, जिस पॉइंट से स्टार्ट करा है घूम के बिल्कुल वापस उसी पॉइंट पे जब आ जाते हो, वो सर्किट जो कहलाता है, वो क्लोज पाथ तुम्हारा क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। ऐसे यहां बी से चले और सी डी ई फिर बी पे आ गए, ये भी तुम्हारा क्या होता है, लूप। तो ये हो गया लूप 2। ठीक है, और अगर तुम ए से चले और ए से चलते हुए ऐसे ए बी सी डी ई एफ ए वापिस आ गए,
तो ये भी हमारा क्या है, लूप, ये लूप 3। तो लूप तुम्हारा क्या है, क्लोज पाथ, जिसमें तुम एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो और घूम के वापस वहीं आ जाता है। तो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट उसका क्या रहता है, सेम रहता है। वो हमारे क्या कहलाते हैं, लूप कहलाते हैं। लेकिन एक अगला वर्ड होता है मैश। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना लूप और मैश में। लूप और मैश में अंतर होता है। मैश क्या होता है, छोटे छोटे लूप। ये जो हमने क्या करा था, एक लूप यहां लगाया था और एक लूप यहां लगाया, यही हमारा क्या कहलाता है, मैश। जैसे ये है, ये लूप भी है और ये क्या है, मैश भी है, ठीक है। लेकिन ये जो हमने इसमें बड़ा वाला लूप नंबर 3 था ना, ये वाला क्या था, लूप 3, ये हमारा क्या नहीं है, मैश नहीं है। तो मैश तुम्हारा क्या होता है, सेम चीज, स्टार्ट पॉइंट से और एंड पॉइंट वहीं पे आ जाता है जहां स्टार्ट हुए, क्लोज पाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी मैश के अंदर एक और मैश नहीं लगा सकते, या ये कहो लूप के अंदर लूप नहीं लगाते। तो मैश हमारा सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे मतलब एक छोटा ही पार्ट होता है, उसके अंदर एक और क्या नहीं लगा सकते, लूप नहीं लगा सकते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मैश कहलाते हैं। जैसे एक ये सर्किट मैं शो, ये एक तो मैंने ये मैश दिखा दिया, एक तुम्हें और मैश दिखा देते हैं। जैसे ये कोई सर्किट है, अब इसमें एक ये रहा मैश और एक ये रहा मैश, तो ये मैश 1, ये मैश 2, ये पूरा वाला नहीं लगाएंगे, लूप नहीं लगाएंगे। तो लूप क्या होता है, लूप सेम चीज और मैश सेम चीज, बस अंतर क्या है, हमारा जो मैश होते हैं उसके अंदर एक और मैश लूप नहीं लगा सकते। मैश ही सबसे छोटा लूप होता है, ये कह सकते हो, ठीक है। या लूप तो हमारे एक के अंदर एक बहुत सारे लग सकते हैं, लेकिन मैश क्या लगते हैं, हमेशा अलग अलग ही लगते हैं। तो एक मैश ये रहा, एक मैश ये रहा, ठीक है। मैश को लूप कह सकते हैं, लेकिन लूप को मैश हमेशा नहीं कह सकते। हर लूप मैश नहीं हो सकता, लेकिन हर मैश लूप हो सकता है। देखो ये मैश है, यही लूप भी होता है। लेकिन ये छोटे वाले लूप है, ये मैश भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला लूप है ये मैश नहीं हो सकता। तो मैश तुम्हारे क्या नहीं हो सकते, एक के अंदर एक नहीं हो सकते, ये सेपरेटली होते हैं। सेपरेटली वही चीज कि एक जगह जहां से स्टार्ट हुए क्लोज पाथ में वहीं पे वापस आ गए हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैश। मैश का भी फॉर्मूला होता है, मैश का और लूप मतलब मैश ब्रांच नोड का आपस में एक फॉर्मूला है, मैश इज इक्वल्स टू ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। ये कहीं कहीं पे बहुत कम, रेयर कंपटीशन या ऐसे ही कहीं यूज हो सकता है, फॉर्मूला बता दिया। मैश बराबर होता है ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। तुम कहीं पर अप्लाई भी करके देख सकते हो, यहां पर ही जैसे देख लो कि यहाँ मैश 2 लगे और तुम्हें प्रूफ करना है कि मैश यहाँ पर कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। तो तुम यहाँ पर देख लो 1 2 3 4, यहाँ पर नोड कितने आ गए तुम्हारे, 4 नोड आ गए, ठीक है। यहाँ पर नोड कितने आ गए हैं, 4 नोड आ गए हैं। अब यहां करके देखो, यहां लगा के देखो, ब्रांच गिन लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ब्रांच है। ब्रांच कितनी है, 5, 1 2 3, देखो ये रहे नोड, ये 4 यहां पर क्या है, नोड है, 1 2 3 4, 4 नोड आ गए हमारे। इन 2 एलिमेंट को जोड़ रखा है, इस एलिमेंट को जोड़ रखा है, इसे और इस एलिमेंट को जोड़ रखा है, इसे और इस एलिमेंट को दे रखा है। तो 4 हमारे यहाँ क्या आ गए, नोड। तो नोड की जगह लिख लो 4। ब्रांच 1 2 3 4 5, नोड के बीच वाली क्या होती है, हमारी ब्रांच होती है। तो ब्रांच कितनी हो गई, 5 + 1, तो यहाँ कितना आ गया, 1 + 1 2। और मैश हमारे कितने निकले थे, 2 यहाँ पर क्या निकले हुए हैं, मैश निकले हुए हैं। तो मैश और लूप या ब्रांच में हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है m = b - n + 1। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी तुम्हें क्या करनी थी, यहाँ पर पढ़नी थी, किसे स्टार्ट करने से पहले, किरचॉफ लॉ को स्टार्ट करने से पहले। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो क्या होता है, किरचॉफ लॉ होता है, जिसमें तुम KCL KVL पढ़ोगे, मैश और नोडल एनालिसिस पढ़ोगे, जिसकी वजह से ये तुम्हें बेसिक चीजें बताई गई थी। तो इस लेक्चर को हम इन्हीं टॉपिक के साथ यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।